नमस्कार। इस वक्त देश में दो ऐसे विषय छाए हुए हैं जो शर्मनाक हैं, देश के इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। आज के दिन दो ऐसे विषय छाए हुए हैं जो सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन देखने होंगे हमें अपनी राजनीति में। एक तो है मध्य प्रदेश में जिस बेशर्मी और बेहयाई से जनादेश जो होता है, मैंडेट जो होती है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है और पूरी की पूरी राजनीति ये बन गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या हुआ और कमलनाथ ने क्या किया और दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं वगैरह। और सरकार गिरने के कगार पर है। एक चुनी हुई सरकार जो जनता ने चुनी है, जनता वोट देने गई थी, जनता को भरोसे दिलवाए गए थे, संकल्प पत्र दिए गए थे, उसके अलावा मैनिफेस्टो दिए गए थे, उन सबको दरकिनार करते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए चुनी हुई सरकार को गिराने में एक ऐसे नेता का हाथ है जो 18 साल कांग्रेस में रहा, जिसके पिता भी कांग्रेस में रहे। बहरहाल ये एक ऐसा विषय, मैं इसको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बता दूं, पहले मध्य प्रदेश डिस्कस करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खैर इस्तीफ़ा दे भी दिया और बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। उनके साथ 22 एमएलए जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, कांग्रेस के 22 एमएलए, कुल मिलाकर उनकी संख्या बनती थी, मैं आपको संख्या भी बताऊंगा, 114 बनती थी। एमपी असेंबली, मध्य प्रदेश असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 230 है, दो सीटें खाली हैं यानी 228 है। कांग्रेस के पास 114, अन्य के पास 7, जिसमें इंडिपेंडेंट 4 हैं, बीएसपी 2 है, समाजवादी पार्टी 1 है, बीजेपी के पास 107 और 2 खाली, जैसे मैंने आपको बताया। अगर ये 22 एमएलए का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है जो स्पीकर को दिया गया है, स्पीकर के पास 1 हफ्ते का समय है, अगर मंजूर हो जाता है तो तब असेंबली की जो पूरी स्ट्रेंथ है, ताकत है, क्योंकि तब वो सदस्य नहीं रहेंगे, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, तब 206 हो जाएगी। अब 206 में मेजॉरिटी का नंबर है 103, यानी 104 सीटें चाहिए होंगी किसी को भी सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस के पास 92 सीटें होंगी और बीजेपी के पास 109 सीटें होंगी, यानी बीजेपी की सरकार बनना तय है जब तक कि कमलनाथ कुछ और ना कर दे, विधानसभा भंग करने का ऐलान या सिफारिश ना कर दे और गवर्नर उसको मान भी ले। बहरहाल इतने में उम्मीद ये जताई जा रही है, कमलनाथ का भी बेटा है नकुल नाथ, यहाँ पर भी एक डायनेस्टी चल रही है छोटी मोटी, हर जगह मध्य प्रदेश में तो 3-4 डायनेस्टीज चल रही हैं। कमलनाथ का बेटा है नकुल नाथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनका कहना है कि उनको पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गए हैं बेंगलोर, 22 के करीब एमएलए, वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। और दिग्विजय सिंह का कहना है कि 13 में से 22 एमएलए जो हैं उन्होंने ख्वाहिश जताई है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते और बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते। इसी दौरान बीजेपी में भी फूट की खबरें आ रही हैं। एक साहब हैं नरोत्तम मिश्रा और एक हैं शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री रहे हैं काफ़ी लंबा अरसा, जिनके कार्यकाल में व्यापम के घोटाले भी हुए और बहुत कुछ हुआ। बहरहाल इन दोनों के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी में भी शांति नहीं है, इसलिए बीजेपी को अपने 30 एमएलए या दिल्ली की तरफ शिफ्ट करने पड़े, गुड़गांव जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ शिफ्ट करने पड़े हैं। अब बीजेपी अपने एमएलए क्यों शिफ्ट कर रही है? वो भी खतरे में, उनके एमएलए भी टूट सकते हैं, कांग्रेस के एमएलए भी टूट सकते हैं और टूट गए भी हैं काफ़ी सारे। तो ये टूटने का दौर चल रहा है जो बहुत ही शर्मनाक है, जिसमें जो जनादेश 1.25 साल पहले जो सरकार चुनी है जनता ने, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है जनता की, उस वोटर की कोई परवाह नहीं कर रहा है जिसके पास वोट मांगने गए थे। सारी राजनीति इस बात पर घूम रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या कांग्रेस ने ज़्यादती की या वो एक ऐसे शख्स निकले जिन पर कांग्रेस ने भरोसा नहीं किया, लिहाजा जीत के बाद उनको कुछ भी नहीं दिया। वैसे अगर ज्योतिरादित्य का रिकॉर्ड देखा जाए तो 18 साल उनका साथ रहा है कांग्रेस के साथ। 18 साल में वो 17 साल एमपी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, 2 दफ़े मिनिस्टर रहे हैं, 1 दफ़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, 1 दफ़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कैबिनेट का मतलब पूरा चार्ज उनके पास होता था, उनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं था। उसके अलावा अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2009 में वो MOS फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थे, उससे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। 2014 में लोकसभा का चीफ विप बनाया गया, ये अपनी सीट भी नहीं जीत पाए थे। इनका जो इन्फ्लुएंस है पूरे इनका और इनके परिवार का, वो ग्वालियर और चंबल के कुछ इलाकों में सीमित है और 4 या 6 या 7 एमएलए से ज़्यादा जिताने का दम नहीं रखते थे, इन पर विश्वास नहीं किया गया था।
फिर इनको AICC का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन यूपी में जो हुआ वो आप जानते हैं। कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि ये जो MLA बनते हैं और या पार्टियां हैं, अब वैचारिक आइडियोलॉजिकल इनका आधार तो रहा नहीं। बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, कम से कम 35% बीजेपी के MLA ऐसे हैं जिनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे MLAs की कोई कमी नहीं है, इसलिए कांग्रेस के MLA बेंगलोर गए हैं, बीजेपी के दिल्ली आए हैं। मतलब इनको इतना भी ना शर्म है, ना हया है, ना ही स्वाभिमान है कि मतलब मवेशियों की तरह बसों में ठूंस कर इन्हें निर्जन अलग थलग स्थानों पर ले जाया जाता है, रिजॉर्ट्स में, और पुलिस के पहरे में रखा जाता है। मेरे दोस्त है रमाशंकर सिंह, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत ध्यान से देखते हैं, समाजवादी नेता भी हैं। इनका ये कहना है कि ये हालत किसी भी ऐसे दल के लिए, ऐसी पार्टी के लिए जो विचारधारा पर आधारित हो, आत्महत्या करने के लायक है। लेकिन सारे दलों में ये बीमारी फैल गई है, शायद कम्युनिस्ट पार्टीज को छोड़कर। मध्य प्रदेश की कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने अपने विधायक टूटने का खतरा है, इसलिए बसों और जहाज़ों में भरकर मवेशियों की तरह ले जाए जा रहे हैं और सशस्त्र निगरानी में रखे जा रहे हैं। जो मैंने पहले कहा, इनका यही कहना है कि कोई भी स्वाभिमानी सांसद या विधायक इसे मंजूर कैसे कर लेता है, लेकिन स्वाभिमान उसका स्थान अब, उसकी जगह अब राजनीति में बची नहीं है। इन विधायकों में से एक भी ये कहने का साहस नहीं कर पाया कि मैं मवेशियों की तरह, पशुओं की तरह वाहनों में भरकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी आस्था अपनी पार्टी में है और रहेगी। इन विधायकों में कई ऐसे हैं जो वैचारिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से कांग्रेसी रहे हैं या संघी हैं, पर ना पार्टी को उन पर भरोसा है और ना ही ये खुद जोखिम उठाना चाहती है पार्टी, इसलिए बसों में भर भर के इन्हें भेजा जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सारे प्रकरण को 2-3 लोगों की जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो ये क्या नाम है इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनके इर्द गिर्द घूम रही है मध्य प्रदेश की राजनीति। और 1.25 साल पहले जो जनादेश था, जो मैंडेट था, जो जनता ने वोट दिया था, इलेक्शन दिया था, उस जनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। उधर महाराष्ट्र में ऐसा सुनने में आता है कि शरद पवार ने अपने MLAs की मीटिंग बुलाई कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तरह कुछ हो सकता है, लेकिन शिवसेना का कहना है कि वो मध्य प्रदेश का वायरस है, वो यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो हमारी चुनी हुई सरकार केंद्र की है, उसका काम ये नहीं है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तैयारी में प्रधान सेवक आगे दिखे, जैसे चीन के राष्ट्रपति आगे दिखे, वो वुहान गए खुद। प्रधान सेवक ना तो वहाँ आगे दिखे, ना बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई कदम उठाते दिख रहे हैं, ना अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पे कुछ बोल रहे हैं। वो ऐसे मामलों में जहाँ उनको लगता है कि उनके बस की बात नहीं, हाथ से बाहर निकल रहा है, चाहे वो दिल्ली में हुई हिंसा हो, वो परमहंस बन जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिम्मा औरों पर चला जाता है। क्या केंद्र की चुनी हुई सरकार का काम ये है कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें एक एक करके गिराए और फिर गर्व से अपनी ही पीठ ठोके कि देखिए हम कितने बहादुर हैं, कितने वीर हैं? सोचने की बात है। दूसरा शर्मनाक विषय है, दिल्ली में हिंसा हुई। 65 दिन तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलते रहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, NPR के खिलाफ और जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन NRC उसके खिलाफ। कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में अभी भी चल रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 291 जगह ऐसी हैं जहां शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इसको हिंसा से कैसे तोड़ा जाए, इसको कम्युनल फिरका परस्ती का रंग कैसे दिया जाए, ये काम बखूबी कर दिखाया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा करके, और उसको दंगों का नाम दिया गया। जब दंगे होते हैं तो सीधा साधा ये कहा गया कि कपड़ों से पहचान हो जाती है कि दंगाई कौन है। इशारा साफ है कि खासकर मुसलमानों को टारगेट किया गया इस पर। 3 दिन दंगे होते रहे, ना कहीं प्रधान सेवक दिखे, ना कहीं गृह मंत्री दिखे हमारे अमित शाह। गृह मंत्री ने आज संसद में कहा कि वो रिव्यू मीटिंग्स ले रहे थे और वो ट्रंप इवेंट चल रहे थे, तो ट्रंप इवेंट भी उन्होंने मिस किए, ट्रंप इवेंट मिस किए उन्होंने काफ़ी सारे, और वो रिव्यू मीटिंग ले रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसका काम पूरे देश की सुरक्षा है, अंदरूनी भी और बाहरी भी सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, खुद उनको एक SHO की तरह गलियों में घूमना पड़ा। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने अपना काम नहीं किया। उधर मीनाक्षी लेखी एक MP है, वो कह रही हैं क्या ये गृह मंत्री का काम है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठे? बिल्कुल है।
जब सड़क पर उतरना होता है, जब दंगे हो रहे हों, पुराने नेताओं के सबक सीखिए। दंगे माफ़ कीजिए, दंगे नहीं, हिंसा हो रही हो, पुराने नेताओं से सबक सीखिए। हमारे पुराने नेता, इसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल है, वो खुद कूद पड़ते थे भीड़ में, लेकिन यहाँ प्रधान सेवक परमहंस बन जाते हैं, गृह मंत्री गायब रहते हैं। 3 दिन तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा होती रही, करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, लोग मारे गए, और फिर ये ऊपर से सीना ठोक के कह रहे हैं कि 36 घंटे में काबू पा लिया गया। हुए क्यों दंगे? पहली बात, कपिल मिश्रा को ऐसे बोलने क्यों दिया गया? डीसीपी साथ में खड़ा हुआ है। अनुराग ठाकुर को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनको ऐसा नारा क्यों लगाने दिया गया? अगर लगाया भी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पीठ थपथपा रहे कि 36 घंटे में ये जो हिंसा थी इसको रोक दी गई। और दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया। दिल्ली पुलिस एक फैक्ट शीट जारी करे कि कितने मुसलमान नौजवानों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, कहाँ से उठाया गया है, किन हालात में उठाया गया है, सड़क चलते उठाया गया है। एक मंदिर की हिफाजत करा था मुसलमान, उसकी जो रिपोर्ट है, कनपट्टी पे पिस्तौल रखे उसको रात को उठाया गया है। ये पुलिस की कामयाबी है क्या? इतना मतलब पुलिस का जो स्वाभिमान होता है, एक शान होती है, एक अपनी रेपुटेशन होती है, वो पुराने पुलिस कमिश्नर्स में हमने देखी थी। आलोक वर्मा जैसे, निखिल कुमार जैसे, या कुछ और भी उससे पहले भी। अब नहीं। उस पर पीठ ठोकना कि हमने 36 घंटे में काबू पा लिया, ये शर्म की बात है। लिहाजा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी ही कह रहे थे, उन्होंने तो तुलना कर दी प्रधान सेवक की मुसोलिनी से, जो इटली का डिक्टेटर था। लोग हिटलर से भी करते हैं। उसमें जब रोम जल रहा था तो नीरो अपनी वो वायलिन बजा रहा था। यहाँ दिल्ली जल रही थी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में आग लगी हुई थी। यहाँ प्रधानमंत्री परमहंस की मुद्रा में इन सबसे ऊपर उठकर बैठे हुए थे कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। गृह मंत्री गायब थे। आज के दिन 2 विषय ऐसे हैं जो निहायत ही शर्मनाक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए। इतिहास में आज का दिन इसलिए दर्ज किया जाएगा कि सिर्फ 2 विषय हावी रहे। कोरोना वायरस नहीं रहा हावी, बेरोज़गारी नहीं रही, अर्थव्यवस्था नहीं रही, सामाजिक ताना बाना जो फाड़ा जा रहा है, चीरा जा रहा है, जो दरार डाली जा रही है, वो नहीं थी। ये 2 विषय थे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।